हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग राज्यसभा के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और आज हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा की संरचना कैसे हुई, राज्यसभा क्या है, कैसे है, राज्यसभा का क्या काम है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए हमारी क्या योग्यता होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है, हम यह देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात तो हमें यह देखना है कि जो अनुच्छेद 80 के तहत अनुच्छेद 80 राज्यसभा का संरचना लिखा गया है, जिसको हम लोग RS संरचना लिख सकते हैं, RS संरचना या गठन लिख सकते हैं। अनुच्छेद 80 के तहत यह बताया गया है कि राज्यसभा का गठन या राज्यसभा के संरचना के संबंध में हमें यदि जानकारी लेनी हो तो हमें अनुच्छेद 80 का अध्ययन करना पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा कि राज्यसभा की संरचना कैसे होती है और राज्यसभा का गठन क्या है। अब एक प्रश्न यहां से हम बोलने का प्रयास करते हैं 80 से जो प्रश्न बनेगा वो होगा आपको Hg मतलब पारा का जो है वो परमाणु संख्या होता है 80 और पारा का संकेत होता है Hg और पारा का जो अयस्क होता है उसे हम बोलते हैं सिनेबार, जिसका संकेत होता है Hgs। तो अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का संरचना या गठन का व्याख्या किया गया है और 80 मतलब क्या, पारा का एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या पारा का कितना होता है तो वो होता है 80 और पारा का अयस्क क्या होता है सिनेबार, जिसका संकेत क्या होता है तो Hgs मतलब क्या, सिनेबार। अब हम लोग नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं राज्यसभा के संबंध में। आज हम लोग पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 245। 250 हो सकती है कितनी, 245। जब 250 होगा तो राज्यसभा का सदस्य का संख्या इस प्रकार होगा 238 सभी राज्य व संघ शासित प्रदेश सहित 238 और 12 सदस्य जो होंगे उन्हें राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, मतलब मनोनीत किया जाएगा, मतलब मनोनयन होगा उनका। लेकिन वर्तमान में है कितना, 245। तो वर्तमान का प्रारूप इस प्रकार है 233 सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से, जबकि 12 सदस्य P मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा NM मतलब नॉमिनेटेड मेंबर मतलब क्या, मनोनीत सदस्य। 233 सदस्य जो है इनका चुनाव होता है, मतलब क्या, इलेक्शन के द्वारा निर्वाचित होकर ये चाहते हैं राज्यसभा के सदस्य बनते हैं, जबकि 12 सदस्य जो हैं ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। कहाँ, तो राज्यसभा में। राज्यसभा को दोस्तों हम लोग हायर हाउस मतलब उच्च सदन, निरंतर चलने वाली सदन, अस्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर इन नामों से क्यों जानते हैं तो ये हम लोग आगे देखेंगे। अब हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि यह जो 12 सदस्य होते हैं यह किस किस क्षेत्र से आते हैं। यह 12 सदस्य जो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वह 4 क्षेत्रों से आते हैं। किन किन क्षेत्रों से आते हैं वो हम देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला लिटरेचर मतलब साहित्य से, साहित्य के क्षेत्र से। दूसरा विज्ञान, तीसरा कला, चौथा समाज सेवी।
राज्यसभा में जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो सदस्य निम्न 4 क्षेत्रों से हो सकते हैं। साहित्य से हो सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से हो सकते हैं, कला के क्षेत्र से हो सकते हैं और समाज सेवा के क्षेत्र से हो सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ कंफ्यूजन होता है कि क्या चारों क्षेत्र से 3-3 मेंबर होगा या सभी क्षेत्र से 2-2 मेंबर होगा। जी नहीं, ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखना है। एक साहित्य से भी 12 मेंबर हो सकता है, विज्ञान से भी 12 मेंबर हो सकता है, कला से भी 12 मेंबर हो सकता है और समाज सेवी से भी 12 मेंबर हो सकता है, मतलब सदस्य हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमें कंफ्यूजन होगा कि आप तो बोले हैं 12, लेकिन आप बोले सबसे 12-12। कहने का यहाँ पर यह तात्पर्य है, ऐसा कोई भी चर्चा नहीं किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में क्या जो साहित्य से 3 होना चाहिए, कला से 3 होना चाहिए, विज्ञान से 3 होना चाहिए, समाज सेवा से 3 होना चाहिए, ऐसा कहीं पर कोई चर्चा नहीं किया गया। चर्चा क्या है कि इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ रखने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अनुच्छेद 80 सब क्लोज 1 के तहत राज्यसभा में नोमिनेट किया जाएगा। तो वह जो 12 सदस्य हैं वह सिर्फ और सिर्फ साहित्य से भी हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वह विज्ञान के क्षेत्र से भी हो सकते हैं, वह कला के क्षेत्र से भी हो सकते हैं, वह समाज सेवा के भी क्षेत्र से हो सकते हैं। अब चर्चा कभी कभी रहता है कंफ्यूजन। 2012 अप्रैल 2012 में सचिन तेंदुलकर जी राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। अप्रैल 2012 में सचिन तेंदुलकर जी राज्यसभा के सदस्य चुने गए। ये ऐसे पहले खिलाड़ी नहीं है, दारा सिंह भी चुने गए थे, नवजोत सिंह सिद्धू भी और MC मेरी कॉम भी हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं। जब यह राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए तब इनका मामला कोर्ट में गया था। तो कोर्ट ने जो निर्णय दिया हमें उस पर चर्चा करना है। कोर्ट ने कहा कि वह एक कला मतलब क्रिकेट में एक विशेषज्ञ है, मतलब क्या उनके पास जो है क्रिकेट की वो बहुत अच्छी ज्ञान या उनके पास एक अच्छा नॉलेज है किस क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में। इस कारण से उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करना कहीं से भी किसी भी प्रकार से संविधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। और सचिन तेंदुलकर जी जब राज्यसभा के सदस्य बने तो उनका नाम भी इस कला के क्षेत्र में, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि क्रिकेट खेलना भी एक कला है, तो इस कारण से उनका कहीं से भी सचिन तेंदुलकर का जी नॉमिनेशन है या मनोनयन है वह गैर संवैधानिक नहीं था। अब बचा कि इनका लिस्ट कौन देता, मतलब क्या कौन मनोनीत करता है, या तो हम लोग समझ गए। अब हमें देखना है कि कैसे इनका नाम भेजा जाता। राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत होते हैं उनकी नाम की पर्ची या लिस्ट जिसको हम बोलते हैं वह भेजने का काम है गृह मंत्रालय का। यह काम किसका है? गृह मंत्रालय का। यह काम है किसका? गृह मंत्रालय का। गृह मंत्रालय मतलब क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब क्या? मंत्री परिषद। की सलाह पर राष्ट्रपति। अब यहां पर लिख दीजिए सलाह। मतलब क्या हुआ? राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे उनका लिस्ट कौन भेजेगा? नामों की जो लिस्ट होगी वह कौन भेजेगा? तो वह गृह मंत्रालय भेजता है। मतलब क्या? मंत्री परिषद भेजता है और राष्ट्रपति अपने मन से सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकते हैं, वह करेंगे मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कहां? तो राज्यसभा में। अब यहां से बचा उस पर्ची में या उस लिस्ट में मंत्री परिषद जिस व्यक्ति का नाम भेजेगा उस व्यक्ति को राष्ट्रपति महोदय को मनोनीत करना होगा। राष्ट्रपति महोदय यह नहीं पूछेंगे क्या यह किस क्षेत्र से है, इसका क्या योगदान है, वो कुछ भी नहीं पूछेंगे। जिनका नाम गृह मंत्रालय या मंत्री परिषद राष्ट्रपति को भेजेंगे मनोनयन के लिए, उन्हें राष्ट्रपति महोदय के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है इस 12 में से 3-3 भी हो सकते हैं चारों क्षेत्र से, या किसी एक वर्ष में 12 के 12 किसी एक ही क्षेत्र से हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 4 क्षेत्र तो 3-3 मेंबर ही होगा, ऐसा कोई संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। अब बचा
233 सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? 233 सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है, अब हमें यह समझना है। तो इन सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय या हस्तांतरणीय पद्धति से होता है। 233 सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है? 233 सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय या संक्रमणीय को ही हम हस्तांतरणीय बोल सकते हैं। संक्रमण बोलने से ऐसा लग रहा है तो इससे भी पूरे विश्व में संक्रमण ही फैला हुआ है, वायरस डिजीज, तो कौन सा? तो कोरोना। इसलिए इससे अच्छा बेहतर आप हस्तांतरणीय आप बोल सकते हैं। संविधान में एकल संक्रमणीय या हस्तांतरणीय पद्धति का ही चर्चा किया गया है। पहले क्या होता था? एकल संक्रमणीय, हस्तांतरणीय या एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान पद्धति या पद्धति से होता है। लेकिन अब क्या होता है, कभी कभी यह मन में प्रश्न आता है, क्या एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान होगा राज्यसभा के सदस्यों के लिए? जी नहीं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो चुनाव पद्धति है वो है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति या एकल हस्तांतरणीय अनुपातिक पद्धति या एकल संक्रमणीय अनुपातिक खुला मतदान। तो क्या खुला मतदान का चर्चा संविधान में किया गया है? यदि मन में ऐसा प्रश्न आए तो हम बोलेंगे जी नहीं। तो फिर कहां किया गया है? जनप्रतिनिधि निर्वाचन अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधि निर्वाचन अधिनियम 1951 जो बना हुआ है एक्ट, उस एक्ट के तहत यह बोला गया है। रीजन क्या था? पहले राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान पर होता था, लेकिन इसमें होता क्या था? तो इसमें खरीद फरोख्त चलती थी। मतलब क्या? जिस पार्टी को जीतना है या जिस विधायक को जीतना है या जिस सदस्य को जीतना है वो पैसा के बल पर वो जीत जाते थे। तो इस कारण से उस गुप्त को हटाकर खुला मतदान रखा गया है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में क्या कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। ऑप्शन फर्स्ट देगा आपको एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान, ऑप्शन सेकंड एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान, ऑप्शन थर्ड एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान, खुला मतदान सॉरी, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो मेरा आंसर होगा एकल संक्रमणीय अनुपातिक खुला मतदान। यदि खुला है तो खुला, नहीं तो डायरेक्ट हम लगाएंगे एकल संक्रमणीय अनुपातिक या एकल हस्तांतरणीय अनुपातिक पद्धति के तहत राज्यसभा के 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब बचा कि इनके निर्वाचन में भाग कौन लेता है। मतलब क्या 233 मेंबर का जो चुनाव होता है उसमें भाग कौन लेता है? तो हम याद रखेंगे इस निर्वाचन में सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, VS का मतलब होता है विधानसभा, जिसको हम लोग लेजिस्लेचर असेंबली बोलते हैं। इसके निर्वाचित सदस्य, सिर्फ निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा 233 मेंबरों का चुनाव होता है। किस पद्धति से? तो एकल हस्तांतरणीय अनुपातिक मतदान से। कौन पार्टिसिपेट करता है? तो सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कुल कितने राज्यों के, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश के? तो केंद्र शासित प्रदेश में बोलेंगे बस 2 ही राज्य में विधानसभा है, एक है दिल्ली और एक है पांडिचेरी या पुदुचेरी। इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भी, निर्वाचित सदस्य भी राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं।
अब यहाँ पर से फिर एक प्रश्न आएगा आपके मन में कि निर्वाचन के लिए तुम समझ गए कौन भाग लेगा, निर्वाचन होता किस प्रकार से है, तो हमें वो याद रखना है। तो हमने अभी दो चीज बताया था आपको, एक बताए थे संक्रमणीय या हस्तांतरणीय और एक बताए थे आनुपातिक, आनुपातिक हस्तांतरणीय को ही संक्रमणीय बोला जाता है। तो सबसे पहली बात हमें यह याद रखना है, जैसे ही जो भी व्यक्ति मत गिराने जाते हैं, मत देने जाते हैं, तो वो वरीयता क्रम में वो वोटिंग पर, इसका जो वोट होता है राष्ट्रसभा सदस्य का या राष्ट्रपति महोदय का, तो इनके वोटों के लिए या इनके मतदान के लिए इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इनके लिए बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता है। उस बैलेट पेपर में आपको दर्शाना होता है कि पहला चॉइस आपका कौन है, दूसरा कौन है, 1 2 3 इस तरह से आपको लिखना होता है। पहला तो हो गया आपका वरीयता क्रम। दूसरी बात इसमें है हस्तांतरणीय या एकल संक्रमणीय में। दूसरी बात क्या है, जिनको इस पद्धति में यह होता है कि जिनको कम मतदान मिला है उनका मतदान किसी और में, मतलब क्या, जिसका काउंट चल रहा है, जिसे अधिक मत मिला उनके मतों में इनका मत ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो मत क्या जाता है, हस्तांतरण या स्थानांतरण किया जाता है, यह कर दिया जाता है एकल हस्तांतरणीय पद्धति में। अब बचा कि अनुपातिक में क्या है, तो एक विशेष प्रकार का एक मतदान है जो यह तय करता है, एक सीट है या मतदाताओं, कुल कितने मतदाता हैं, कुल कितने वोटर्स हैं, उन्हें कितना मिलेगा तो वो जीत जाएंगे। अब हम वो देखते हैं अनुपातिक का मतलब। मान लीजिए बिहार को ले लीजिए आप, तो बिहार में टोटल विधानसभा सीट है 243। तो हम ऊपर में क्या लिखेंगे, मतदाताओं की कुल संख्या, मतलब क्या, मत देने वालों की कुल संख्या कितनी है। तो बिहार में विधानसभा सीट कितना है, 243। अब मान लीजिए बिहार में 16 राज्यसभा सीट है, बिहार में कुल राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 16। तो 16 का 16 तो एक बार खड़ा होगा नहीं। मान लीजिए 2 व्यक्ति इस वर्ष खड़ा हुआ बिहार से, मान लीजिए 2 + 1 + 2 1 3, इस 3 से 243 में भाग देंगे, आएगा आपको 81 + 1 82। मतलब क्या, मतलब यह हुआ यदि इन दोनों को या जितने भी कैंडिडेट खड़ा हुए हैं उनमें से कम 82 मत या 82 मत जो लाएंगे वह जीत पाएंगे, मतलब क्या, वह राज्यसभा के मेंबर बन जाएंगे। हमने यह समझाने का प्रयास किया आपको कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए, मान लीजिए बिहार, अब एक एग्जाम्पल लीजिए आप, मान लीजिए राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है मान लीजिए, और 10 वहां पे है राज्यसभा सीट, तो 3 + 1 + 1 4, 3 1 4, 50 चौके 100 + 1 = 51। मतलब क्या, यदि राजस्थान में राज्यसभा सदस्य का चुनाव इस वर्ष 3 सीटों के लिए होना है और 3 व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो 3 + 1 4, 4 को 200 में भाग दें तो 50, 50 + 1 51। मतलब क्या, यहाँ पर हमें यह समझना है कि कुल जितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनमें से जिनको राज्यसभा का सदस्य बनना है उनमें से न्यूनतम कम से कम उन्हें 51 मत या 51 वोट प्राप्त करना होगा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। तो हम लोगों ने यह देखा कि मतदान कैसे होता है और किस तरह से एक तय सीट है, इतना यदि आप लाते हैं, एक अनुपात फिक्स है, तो आप राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे। अब बच्चा इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है।
कार्यकाल मतलब टेन्योर इनका कितना होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा के सदस्यों का टेन्योर कितना होता है। तो हमें यह याद रखना है, संविधान में कहीं पर भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा गया है क्या कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। संविधान में यह लिखा हुआ है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर, निरंतर 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे और 1/3 सदस्य क्या करेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यह निर्धारित किया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष। लेकिन संविधान में क्या लिखा हुआ है, तो प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 मेंबर या सदस्य 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे, और 1/3 सदस्य शपथ लेंगे। तो इस प्रकार से हमने यह देखा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और 1/3 सदस्य शपथ ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर हमें यह समझना है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था। अब हमें यह देखना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष हो गया, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या होंगे, अवकाश ग्रहण करेंगे और 1/3 सदस्य क्या होंगे, शपथ लेंगे। अब हमने कार्यकाल भी देख लिया, निर्वाचन भी देख लिया। अब हमें देखना है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा, मतलब क्या योग्यता क्या होगी। तो सबसे पहला, ही एंड सी शुड बी सिटीजन ऑफ द इंडिया, मतलब क्या भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों में से कोई भी हो। लेकिन उससे सबसे पहला क्वालिफिकेशन है क्या, तो उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन है, पहला क्या हो गया, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। दूसरा क्या है, न्यूनतम आयु, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। हमने अधिकतम उम्र का चर्चा नहीं किया है। संविधान में यह बताया गया है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्वालिफिकेशन, ना कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, योग्यता बोला गया, ना कि शैक्षणिक योग्यता। योग्यता के संबंध में यह बोला है कि उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। ही एंड सी शुड बी सिटीजन ऑफ द इंडिया, मतलब क्या है, या वो पुरुष हो या महिला हो, लेकिन उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है कि मिनिमम एज 30 वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा ऐसा बहुत सारा बुक में लिखा हुआ है कि वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लेकिन संविधान में इस बात का चर्चा नहीं किया गया है। संविधान में इन 2 क्वालिफिकेशन के बाद स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है क्या, कि अन्य योग्यताओं का निर्धारण संसद के द्वारा समय समय पर किया जाएगा। अन्य योग्यताओं का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाएगा, लेकिन हमें यह भी याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि हम लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं, कोई भी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। बात रहा पागल होने का, संविधान में ऐसा कहीं तो चल नहीं है कि पागल नहीं हो, दिवालिया में ऐसा कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जो आपके जो मार्केट में जो बुक है उस बुक में लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं बहुत सारे बुक में सब मिला भी है, वो पागल नहीं हो, वो दिवालियापन नहीं हो। यह गौर करने वाली बात है, पागल व्यक्ति को कौन नियुक्त करेगा राज्यसभा के सदस्य, कौन मंत्री बनाएगा पागल को। तो हमें उन बातों पर ध्यान नहीं देना है। हमें यह समझने का प्रयास करना है कि यह 2 मुख्य रूप से क्वालिफिकेशन, योग्यता का चर्चा आपके संविधान में किया गया है, और यह भी आप याद रखें, लाभ के पद पर ना हो। अब बचा कि लाभ के पद को कहाँ क्लियर किया गया संविधान में, या कहाँ इसकी व्याख्या की गई है।
तो लाभ के पद के बारे में संविधान में कहीं पर भी कोई व्याख्या नहीं की गई है, बस इतना लिख दिया गया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र व राज्य के मंत्री जिनके नाम में मंत्री लगा हो उन्हें या वे व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं, इतना स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन लाभ के पद को क्या डिफाइन किया गया है? हम बोलेंगे जी नहीं, भारतीय संविधान में लाभ के पद को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। किनको किनको इससे बाहर रखा गया है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य व केंद्र के जो मंत्री हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, रामविलास पासवान जी, वह केंद्रीय मंत्री हैं, तो वे लाभ के पद पे नहीं माने जाएंगे। लेकिन उनका जो पुत्र है चिराग पासवान जी, जो सांसद है, वे लाभ के पद पर माने जाएंगे। तो हमें यह याद रखना है, यह तीन आपके क्वालिफिकेशन होंगे राष्ट्रसभा सदस्य बनने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा का नाम राज्यसभा कब पड़ा। इसका पहले नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा का पहले क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट या काउंसिल ऑफ स्टेट। अब हमें यह देखना है कि काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा कब से कहा जाने लगा। तो एक पॉइंट वाली बात है, यहां पर आप नोट कर लीजिएगा। 23 अगस्त 1954 से काउंसिल ऑफ स्टेट्स को RS कहा जाने लगा। RS का मतलब राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट को कब से? 23 अगस्त 1954 से राज्यसभा कहा जाने लगा। अब यहां से फिर प्रश्न बनेगा एक, राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1952। जबकि राज्यसभा का पहला बैठक कब हुआ? तो 13 मई 1952। हम यह देखेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा कब से कहा जाने लगा? तो 23 अगस्त 1954 से। और राज्यसभा का पहला बैठक या काउंसिल ऑफ स्टेट का गठन तो 3 अप्रैल 1952 और राज्यसभा का पहला बैठक कब हुआ था? तो 13 मई 1952। यह डेट कभी कभी पूछ लेता है, तो हमें यह इस डेट को भी याद रखना है। अब यदि हम 1952 से और 1952 से यदि हम कुछ देखना चाहेंगे तो 1952 से हो जाएगा क्या? आपके भारत में अभी तक में 4 परिसीमन आयोग का गठन हमारे भारत में कुल 4 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। अब यहां से एक मन भ्रम आएगा कि आप बता रहे हैं राज्यसभा, फिर आप यहां कहां जा रहे हैं। बस 1952 से रिलेटेड कुछ प्रश्न है, उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। 1952 में पहली बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ था, हमें यह याद रखना है। परिसीमन आयोग का गठन पहली बार कब हुआ था भारत में? तो 1952 में। दूसरी बार 1962, तीसरी बार 1973, चौथी बार 2002। तो कुल 4 परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है, 52, 62, 73 और 2002। हमने यह इसलिए बता दिया क्योंकि यह 1952 से क्या हुआ? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। 13 मई 1952 को राज्यसभा का पहला बैठक हुआ था, जबकि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा 23 अगस्त 1954 से कहा जाने लगा। अब यहां पर हमें समझना है कि जब 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ, मान लीजिए डेट छोड़ दीजिए 1952, इनके सदस्यों में कार्यकाल 6 वर्ष, 1952, 6, 58। तो उस समय आप किस प्रकार से प्रत्येक 2 वर्ष पर सदस्यों को आप अवकाश करवाते थे और शपथ दिलवाते थे उस समय। तो अब देखिए हुआ क्या था, बात भी सही है। यहाँ से एक प्रश्न आता है माइंड में आपके, क्या कि 52 से 58 6 वर्ष के लिए होता है कार्यकाल, सही है। तो फिर आप इस समय में किस प्रकार से इनका चुनाव करवा रहे थे? तो इस समय 52, 2, 54, क्योंकि बोला है क्या, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य
1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। तो एक तो होगा 2 वर्ष 1954, एक होगा 1956। इन 2 वर्षों में, और 58 तो 6 वर्ष उड़ ही जाएगा इसका, तो वो तो खत्म ही हो जाएगा। इन 2 वर्षों में क्या हुआ, लॉटरी पद्धति, लॉटरी निकाला गया और जिनका नाम आया उस लॉटरी में वे सदस्य अवकाश ग्रहण कर लिए और फिर लॉटरी के माध्यम से ही इन सदस्यों को फिर चुना गया था। यही काम 1/3 गया, कब गया, 54 में, फिर 1/3 सदस्य क्या हुआ, फिर आया। तो क्या सदस्यों की संख्या में कमी आई, जी नहीं। 1956 में भी फिर यही हुआ, 1/3 सदस्य गया और 1/3 सदस्य का फिर क्या हुआ, चुनाव हुआ। और 1958 में भी फिर यही हुआ, 1958 में चुनाव ही, क्योंकि 1952 6 वर्ष के बाद तो इनका टेन्योर खत्म ही होना था। जो बची 1/3 उनका क्या हुआ, चुनाव, उनका अपना टेन्योर का पूरा हो गया 1958 में, तो वो तो चले ही गए। इस कारण से इस राज्यसभा को निरंतर चलने वाली सभा भी कहते हैं। क्यों, तो हमने विपरीत देखा कि राज्यसभा में कभी भी सदस्यों की संख्या में कमी नहीं आती है, लगातार प्रत्येक 2 वर्ष पर चुनाव होते रहता है और उनके सदस्य जितना अवकाश करते हैं उतना सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होकर या मनोनीत होकर वो राज्यसभा में स्थान ग्रहण करते हैं। इस कारण से राज्यसभा को निरंतर चलने वाली सभा भी कहा जाता है। तो अब आपसे यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन देगा अस्थायी, अस्थायी, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो मेरा राइट आंसर होगा 6 वर्ष। लेकिन जब आपसे पूछे प्रश्न में कि राज्यसभा के कुल कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं, तो मेरा आंसर होगा 1/3। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य राज्यसभा से क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं और उतना ही सदस्य आते हैं। तो हमने देख लिया कि 52-58 दरमियान किस प्रकार से, तो लॉटरी पद्धति से हुआ था और उसके बाद तो फिर प्रत्येक 2 वर्ष पर उनका चुनाव होता है, वो जाते हैं। अब फिर यहां से एक प्रश्न आएगा मन में कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की घोषणा कौन करता है। तो राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की घोषणा राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन करता है, ईसी, मतलब क्या, चुनाव आयोग करते हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भी, या निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो सुनील अरोड़ा जी अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत के। ईसी मतलब क्या, इलेक्शन कमीशन के। तो हम लोगों ने राज्यसभा के संबंध में ये देखा। अब हम आगे देखते हैं क्या, तो राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। मतलब क्या, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, अब हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय, वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं या सभापति होते हैं, वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो आपसे यहाँ पर एग्जाम प्रश्न बनता है, कौन सा एक ऐसा सदन है जिसकी अध्यक्षता उसके सदस्य नहीं करते हैं। मेरा आंसर होगा राज्यसभा, क्योंकि उपराष्ट्रपति महोदय इसके सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति महोदय जैसे ही उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करते हैं, वैसे ही वो राज्यसभा के पदेन सभापति बन जाते हैं। हमें यह याद रखना है। अब यदि आपसे एग्जाम कभी पूछे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा या है किस अनुच्छेद के तहत, तो आप 2 अनुच्छेद याद रखिएगा, 64 और 89। आर्टिकल 64 और 89 के तहत यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति महोदय जो है वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जो इसके सदस्य नहीं होते हैं। अब यहां से फिर देखते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय को यदि हमें हटाना है
तो प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाना पड़ेगा, तो राज्यसभा में ही लाना पड़ेगा। हमें यह याद रखना है। उपराष्ट्रपति महोदय को यदि हमें हटाना है तो प्रस्ताव कहाँ लाना पड़ेगा, तो वह प्रस्ताव आपको राज्यसभा में ही लाना पड़ेगा, ना कि लोकसभा में। और यदि वह प्रस्ताव राज्यसभा से पारित हो जाता है तो उस प्रस्ताव को लेकर आप लोकसभा में जाएंगे और लोकसभा से सिर्फ और सिर्फ आपको अनुमोदन चाहिए, मतलब कि सामान्य स्वीकृति चाहिए, और इस प्रकार से इनको हम पद से हटा सकते हैं। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछता है एग्जाम में, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव हम निम्न में से किस सदन में ला सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा या दोनों सदन या सिर्फ राज्यसभा। तो सबसे पहले मेरा राइट आंसर होगा यहाँ पर राज्यसभा में लाएंगे। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं राज्यसभा का विशेषाधिकार। राज्यसभा का विशेषाधिकार क्या है, मतलब क्या राज्यसभा का अधिकार क्या सब है। जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा घटना हो या जब राज्यसभा को ऐसा एहसास हो कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा कानून बनाना है जो राज्य सूची का विषय है, राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा कारण आ जाए या कोई ऐसा विपत्ति आ जाए जो विषय राज्य सूची का है लेकिन कानून बनाने की जरूरत है, तो उस विषय पर अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के पास यह विशेषाधिकार है, विशेष अधिकार सिर्फ राज्यसभा को ना कि लोकसभा को। वह राज्य सूची के अंतर्गत निहित विषयों पर भी कानून बना सकता है। उस कानून का प्रभाव 1 वर्ष तक रहेगा, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो उस कानून को 1 वर्ष से बढ़ा भी सकता है। तो यहां पर आपसे प्रश्न बन सकता है कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किनके पास है, राज्यसभा, लोकसभा, दोनों सदन या राष्ट्रपति। तो मेरा आंसर हुआ यहाँ पर राज्यसभा, केवल राज्यसभा। किस आर्टिकल का, आर्टिकल 249। किस परिस्थिति में, जब वह विपत्ति या परिस्थिति राष्ट्रीय स्तर का हो तब। तो पहला विशेषाधिकार। अब बचा किस प्रकार से, तो संविधान में यह कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कुल सदस्य संख्या, जी नहीं, संविधान में क्या लिखा हुआ है, उपस्थित वो मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से। संविधान लिखा हुआ है, क्या लिखा संविधान में, तो यह लिखा हुआ है राज्यसभा में उपस्थित वो मतदान करने वाले कुल सदस्य संख्या का 2/3। संविधान में से कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या का। बहुत जगह आप बुक में पढ़े हैं, बहुत जगह ऐसा लिखा रहता है कि राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या का 2/3। जी नहीं, वो आपका गलत आंसर होगा। आपका आंसर क्या होना चाहिए, उपस्थित वह मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तो राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। दूसरी बात, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है कौन, तो राज्यसभा। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है। अभी वर्तमान में 3 प्रकार का है अखिल भारतीय सेवा, IAS, IPS और IFS। यह 3 प्रकार का अभी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इसलिए आप देखिएगा राज्य सरकार को यह हमेशा खलते रहता है,
वो कभी भी IAS IPS से वो हमेशा वो खफा खफा रहता है, क्योंकि वो जानता है कि वह इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता राज्य सरकार, क्योंकि यह केंद्र के चुने गए, यह केंद्र के यह नौकरशाह है IAS IPS और IFS। तो कभी कभी पूछता है IFS का मतलब क्या, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, मतलब क्या भारतीय वन सेवा। तो इसका गठन हुआ था आपके भारत में 1966 में, यह भी आप याद रखेंगे IFS, यह जरूरी पूछता है इस कारण से। तो यह 3 अखिल भारतीय सेवाएं वर्तमान में है, जिसका गठन कौन कर सकता है, तो राज्यसभा कर सकता है। राज्यसभा का यह क्या है, तो यह राज्यसभा का विशेषाधिकार है। इनके गठन में कहीं पर भी लोकसभा का कोई योगदान नहीं है, केवल और केवल राज्यसभा के द्वारा अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाता है। कितने प्रकार के हैं वर्तमान में, 3 प्रकार के, IAS IPS और IFS, यह 3 प्रकार है। यदि राज्यसभा को लगेगा कभी कि इनका और प्रकार बढ़ाना चाहिए, तो राज्यसभा बढ़ा सकती है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 312 के तहत यह भी इसका एक विशेषाधिकार है। नेक्स्ट राज्यसभा का जो विशेषाधिकार है वो अभी हम लोगों ने देखा IAS IPS IFS को। अब आप लोग यह देखेंगे IAS IFS और IPS को राष्ट्रपति, इनका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है। और इन कर्मचारियों की, या सॉरी इन अधिकारियों, कर्मचारी नहीं होना चाहिए, इन अधिकारियों को राष्ट्रपति का अधीनस्थ भी पद से नहीं हटा सकता है, यह भी हमें याद रखना है। क्या, तो IAS IPS और IFS का जो कार्यकाल होता है, इन अधिकारियों का कार्यकाल वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है, और इन्हें राष्ट्रपति के अधीनस्थ जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। नेक्स्ट इसका विशेषाधिकार राज्यसभा का देखते हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। यह है राष्ट्रीय आपातकाल, यह है राष्ट्रपति शासन मतलब प्रेसिडेंशियल रूल्स, और यह 360 फिनेंशियल इमरजेंसी, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंशियल रूल मतलब राष्ट्रपति शासन, और 360 मतलब क्या, वित्तीय आपातकाल, फिनेंशियल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 1 महीना, 2 महीना, 2 महीना, 2 महीना। अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि आप पढ़ा रहे हैं राज्यसभा और आप राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति के बारे में क्यों बता रहे हैं, तो आप लोग को पता होगा और आगे हम पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति तो देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है देश में, तो वर्तमान में अभी तक हमारे प्यारे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है। 1962, 1971, 1975, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लग चुका है। नेहरू जी यहाँ पर थे, यहाँ इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, यहाँ भी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। यहाँ इंडो चाइना वॉर मतलब भारत चीन युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। 1971 में भारत पाकिस्तान द्वितीय युद्ध के कारण लगाया गया। 1975 में आंतरिक कलह या आंतरिक स्थिति के कारण आपातकाल लगाया गया था। तो हमें समझना है 1 महीना क्यों लिखे हैं। यह बोला गया है कि नेशनल इमरजेंसी को 2 संसद में कौन कौन आता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। नेशनल इमरजेंसी को संसद के दोनों सदनों से पहली बैठक मतलब क्या, जब खुलेगा पार्लियामेंट, मान लीजिए अभी इमरजेंसी लगाना है कोरोना का, मान लीजिए, और समझने की बता रहे हैं हम, वैसे लगेगा नहीं, अभी लोकसभा का कार्यकाल खत्म है मतलब क्या, लोकसभा सत्र में नहीं है, सेशन नहीं है और इमरजेंसी लगाना है। तो संविधान में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के लिखित सलाह पर, जब इंदिरा गांधी जी थे तो ऐसा नहीं था। 44 अमेंडमेंट 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जनता पार्टी के नेता मोरारजी देसाई जी, उन्होंने अमेंडमेंट करके लाया क्या कि अब जो इमरजेंसी की घोषणा होगी वह सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने से नहीं होगी, मंत्री परिषद के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा।
तो यहाँ पर यह बोला गया है कि मान लीजिए लोकसभा अभी सत्र में नहीं है, लोकसभा सत्र में नहीं है और कोरोना महामारी के कारण भारत में इमरजेंसी लगानी है, तो राष्ट्रपति महोदय को मंत्रिपरिषद लिख के दिया और राष्ट्रपति महोदय लगा दिया। अब बोला क्या गया संविधान में, दोनों में से किसी भी सदन से 1 माह के अंदर, 1 माह के भीतर, मतलब क्या 30 दिन के भीतर इमरजेंसी वाला जो प्रस्ताव है वो पारित होना चाहिए। तो दोनों सदन मतलब क्या, लोकसभा या राज्यसभा, तो लोकसभा तो सत्र में है नहीं, तो हम कहां से पारित करवाएंगे, राज्यसभा से। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है 1 महीना का टाइम है, किसमें, आर्टिकल 352 मतलब क्या, नेशनल इमरजेंसी। कितना बार लगाया भारत में, 3 बार लगाया जा चुका है। नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल रूल मतलब क्या, राष्ट्रपति शासन में 2 महीना का टाइम दिया है, 2 महीना के भीतर आपको संसद के दोनों सदन से हो जाए या किसी एक सदन से आपको 2 माह के भीतर प्रस्ताव को पारित करना, तो वो चलता रहेगा। फिनेंशियल इमरजेंसी हमारे भारत में अभी तक नहीं लगा है कभी भी, आगे जो हो तो इनके लिए भी 2 माह का टाइम दिया गया है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। क्या, तो यह सब हुआ क्या, राज्यसभा का विशेषाधिकार। निर्णायक मत क्या होता है, अब मान लीजिए 50 आदमी हैं, 50 आदमी पक्ष में 50 आदमी विपक्ष में, मतलब क्या प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, तो राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति महोदय उस समय जो मतदान करेंगे उनका मतदान उस समय निर्णायक मत कहा जाएगा। मतलब क्या, यदि उनका मतदान पक्ष में हुआ तो वो प्रस्ताव पारित हो गया, विपक्ष में हुआ तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। मतलब क्या, इस स्थिति में जब किसी प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष दोनों में विभेद हो, मतलब क्या दोनों में मतभेद हो, इस स्थिति में उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो मत दिया जाता है उस मत को हम निर्णायक मत कहेंगे। अब यहां पर बच्चा फिर एक प्रश्न आएगा आपके मन में, क्या जो 12 सदस्य नॉमिनेट हुए हैं, मनोनीत हुए हैं, क्या वो मंत्री बन सकते हैं? तो आप एकदम बेफिक्र रहिए, आप वो मंत्री बन सकते हैं। जो 12 व्यक्ति जो नॉमिनेट हुए हैं वे मंत्री बन सकते हैं। ऐसा संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि जो मनोनीत होंगे वो मंत्री नहीं बनेंगे। नेक्स्ट, ये 12 व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में यह 12 व्यक्ति भाग नहीं लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के महाभियोग में, इम्पीचमेंट महाभियोग में यह 12 सदस्य भाग लेते हैं। हमें यह याद रखना है, राष्ट्रपति चुनाव में 19 सदस्य भाग नहीं लेते हैं और राष्ट्रपति के महाभियोग में 12 सदस्य भाग लेते हैं। धन्यवाद। आज हम लोगों ने राज्यसभा देखने का प्रयास किया और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे और इस लॉकडाउन की स्थिति में आपके सामने निरंतर क्लास चलता रहेगा और आगे इसका प्रयास किया जाएगा कि जो पढ़ाया जाए उससे पहले आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।